वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के हमारे अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश को बोलते हैं अंग्रेजी में लाइट, परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लैक्शन और अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी हमारे चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। इस अध्याय में हम प्रकाश के दो महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा करेंगे। एक है परावर्तन यानी रिफ्लैक्शन और दूसरा है अपवर्तन जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ने से पहले प्रकाश के बारे में हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी है प्रकाश। जैसे साउंड एक एनर्जी है, ध्वनि ऊर्जा हमने पढ़ा है पहले। ध्वनि एक ऊर्जा है। पवन यानी हवा, विंड, वो भी एक एनर्जी है। हवा से भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। केमिकल एनर्जी, सेल होते हैं, उनसे भी एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक। दूसरी बात यह है कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सीधी स्ट्रेट लाइन में चलता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है। प्रकाश के रास्ते में कोई भी, जब भी कोई छोटी अपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार दिखाई ना दे, अगर प्रकाश के रास्ते में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय जहां पर भी अवरोध है उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइट रे जा रही है, ये कोई मान लीजिए टॉर्च है और इस टॉर्च से ये लाइट रे जा रही है और इसके बीच में अगर कोई चीज आ जाती है, मान लीजिए कोई भी चीज रखी हुई है, एबीसी कोई ब्लॉक रखा है, तो ये इसके किनारों पे से मुड़ने की प्रवृत्ति करता है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, किनारों पे मुड़ जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन।
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब कभी भी प्रकाश के रास्ते में कोई भी छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, इसमें से अपारदर्शी का मतलब है जिससे आर पार नजर नहीं आता, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जो पारदर्शी ना हो, वो अपारदर्शी। तो ऐसी वस्तुओं के आने पर क्या होता है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलने की बजाय, ऐसे सीधा चलने की बजाय जो किनारे होते हैं उस पर मुड़ जाता है, उन किनारों पर मुड़ जाता है। मुड़ने की ये जो प्रवृत्ति है उसको हम कहते हैं विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यानी हमने क्या क्या बात समझी कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जैसे हवा की ऊर्जा होती है, विद्युत साउंड एनर्जी होती है, जैसे हवा की एनर्जी होती है, जैसे पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलती है ना, इसी तरह से प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी बात हमने कही कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और तीसरी बात हमने ये कही कि जब भी प्रकाश के रास्ते में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में चलने की बजाय उसके जो भी अवरोध होता है उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, और इस प्रवृत्ति को, इस ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ठीक, प्रकाश की प्रकृति के संबंध में कई प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ सिद्धांतों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक सिद्धांत है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, पार्टिकल प्रिंसिपल। किसका है? ये न्यूटन का है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये क्या कहता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, तथा ये कण जो हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं, ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या कहता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहता है कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो छोटे छोटे कणों से यानी पार्टिकल से मिलकर के बना है, और ये कण सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, दूसरे विद्वान थे हाइगेंस। हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया प्रकाश की प्रकृति के बारे में। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो तरंगों के रूप में गमन करती है, पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स से बना हुआ नहीं है, वो तरंगों के रूप में गमन करती है, वेव्स के रूप में गमन करती है। इसी तरह से एक विद्वान हुए थे आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपना एक फोटोन सिद्धांत दिया प्रकाश के बारे में, और उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, और ये जो छोटे छोटे बंडल हैं इनको फोटोन कहा जाता है। आइंस्टीन ने क्या कहा? प्रकाश जो है फोटोन्स के रूप में चलता है। फोटोन्स क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल। ठीक है, तो यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में कई प्रकार के सिद्धांत मौजूद हैं। न्यूटन कहता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और ये कण सीधी रेखा में गमन करते हैं। हाइगेंस जो है वो ये कहता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, तरंगों के रूप में चलता है। और आइंस्टीन कहते हैं कि प्रकाश जो है फोटोन के रूप में चलता है, और फोटोन क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल। वास्तव में प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी मानी गई है। कैसी मानी गई है? दोहरी, डबल। इसके कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण आदि की व्याख्या प्रकाश को तरंग मान करके की जाती है, जबकि कुछ गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश को फोटोन निर्मित मान करके की जाती है। ठीक है, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी है। कुछ गुणों की व्याख्या तो हम कर देते हैं कि प्रकाश को तरंग मान करके प्रकाश को तरंग मान लेते हैं, जबकि कुछ गुणों की व्याख्या के लिए हम प्रकाश को फोटोन निर्मित मान लेते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, यानी बात क्या हुई? प्रकाश की नेचर कैसी हुई? प्रकाश की नेचर हुई दोहरी। एक तरफ तो इसे तरंग माना जाता है, और दूसरी तरफ इसको फोटोन के रूप से निर्मित माना जाता है। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के अंदर प्रकाश गमन करता है, ये माना जाता है आइंस्टीन के सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश को आगे व्याख्यात करने से पहले हम थोड़ा सा इस बात को समझें कि हम वस्तुओं को या बिंबों को, बिंब यानी ऑब्जेक्ट, बिंब या वस्तु को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं?
देखने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, बिंब जो होते हैं, वह वस्तुएं जो होती हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो सकती है ल्यूमिनियस, यानी प्रदीप्त। कैसी हो सकती है? प्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब है ल्यूमिनियस, अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूमिनियस। इसका मतलब है जिसमें स्वयं की रोशनी हो, स्वयं का प्रकाश हो। और दूसरी तरह की वस्तुएं हो सकती हैं नॉन ल्यूमिनियस, यानी अप्रदीप्त। अप्रदीप्त ऑब्जेक्ट या बिंब दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त तो वो हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाशमान होते हैं। जैसे मोमबत्ती को हम प्रदीप्त मान सकते हैं, सूर्य को हम प्रदीप्त मान सकते हैं। ठीक है। अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो परावर्तित प्रकाश, जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले प्रदीप्त वस्तुओं की, ये प्रदीप्त बिंबों। जो प्रदीप्त ऑब्जेक्ट हैं, जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, जो स्वयं प्रकाश फेंक रहे हैं, जैसे सूर्य, इनको देखने के लिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण उस ऑब्जेक्ट से निकल करके हमारी आंख में आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। सिंपल है। ठीक है। लेकिन अगर कोई वस्तु बीच में रखी हुई है और वह अप्रदीप्त स्रोत है, ये जैसे कोई सेव रखा हुआ है यहाँ पर, अब ये सेव हमें कैसे दिखाई दे? देखिए, जो ल्यूमिनियस वस्तु है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो स्वयं प्रकाशमान है, जैसे सूर्य, जब सूर्य की किरण इस सेव पर पड़ती है तो सेव पर जो प्रकाश की किरणें पड़ी हैं ये रिफ्लेक्ट होती हैं वापस से, और जब ये रिफ्लेक्टेड जो किरणें हैं ये हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तब हमें वो ऑब्जेक्ट या ये सेव हमें नजर आता है। यानी हमें जितनी भी वस्तुएं हमें नजर आ रही हैं, जितनी भी अप्रदीप्त वस्तुएं हमें नजर आ रही हैं, अप्रदीप्त का मतलब जिनमें स्वयं की रोशनी नहीं होती, जैसे हम मान सकते हैं कुर्सी हुई, टेबल हुई, पेन हुआ, और जो भी चीजें वो सब जिनमें स्वयं की रोशनी नहीं होती, ये सब वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं? परावर्तन के कारण। इसके कारण परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की किरणें सबसे पहले इन वस्तुओं पर पड़ती हैं और वस्तुओं पर पड़ने के बाद में उससे किरणें परावर्तित होकर के निकलती हैं, और वो किरणें जब हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमें दिखाई देती है। ठीक है। यानी दिखाई देने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली चीज, प्रदीप्त वस्तु की किरणें या सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर पड़े। अगर नहीं पड़ रही है तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो पहली बात तो प्रकाश की जो किरण है वो वस्तु या ऑब्जेक्ट पर पड़नी चाहिए, और दूसरी बात, उस ऑब्जेक्ट से जो परावर्तित किरणें हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है या फिर परावर्तित नहीं हो रहा है और हमारी आंख तक नहीं पहुंच रहा है, इन दोनों ही कंडीशन में हमें कोई वस्तु या बिंब दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने के लिए क्या बातें जरूरी हैं? पहली चीज तो ये है कि सूर्य की किरण या प्रकाश की जो किरण है वो वस्तु पर पड़नी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उस वस्तु से जो रिफ्लेक्ट हो रही है प्रकाश की किरणें, परावर्तित जो किरणें हो रही हैं, वो हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। जब वो हमारी आंखों पर पहुंचेंगी तब हमें वो वस्तु दिखाई देगी। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम प्रकाश के दो महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा करेंगे। एक है परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और दूसरा है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, हम जानते हैं कि कोई वस्तु है, ये है, इसके बाद प्रकाश की कोई किरण गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, वो परावर्तित है। तो प्रकाश की किरण जब किसी चमकीली
वह प्लेन सतह पर आपतित होती है, यानी आपतित होने का मतलब है इंसिडेंट होना, यानी उसके ऊपर गिरना। प्रकाश की किरण जब किसी चमकीली व प्लेन सतह पर आपतित होती है तो वह आपतन के बराबर कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह जितनी अधिक चमकीली व प्लेन होगी, प्रकाश का परावर्तन भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, लाइट की रे जो है, लाइट रे है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर, वस्तु कैसी, दो विशेषताएं होनी चाहिए, एक तो वो चमकीली होनी चाहिए और दूसरी वो कैसी होनी चाहिए, प्लेन। दो विशेषताएं इसमें होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चमकीली व प्लेन होगी उतनी ही ज़्यादा वो परावर्तन, रिफ्रैक्शन उसके अंदर होता है। जब भी प्रकाश की किरण किसी चमकीली या प्लेन सतह पर आपतित होती है या गिरती है तो वह आपतन कोण के बराबर, जिस कोण से वो आपतित हो रही है, जैसे यहाँ पे अगर अविलंब बना दें, हम नॉर्मल बना दें, अविलंब 90 डिग्री का कोण बना दें यहाँ पर, तो जितने कोण पे ये गिर रही है, अगर मान लीजिए ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। जितने कोण पर वह आपतित होती है तो वह आपतन के बराबर कोण बनाते हुए वापस लौट आती है। इसको हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, आपतित किरण, और इसको अपपरावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसमें हम कहेंगे कि प्रकाश की किरण जब किसी चमकीली या प्लेन सतह पर गिरती है या आपतित होती है तो वह आपतन के बराबर कोण बनाते हुए वापस लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह जितनी अधिक चमकीली होगी, जितनी अधिक प्लेन होगी, प्रकाश का परावर्तन भी उतना ही अधिक होगा। अगर सतह चमकीली या प्लेन नहीं है, या चमकीली की बजाय वो डार्क है, कम चमकीली है, और प्लेन की बजाय वो खुरदरी है, तो प्रकाश परावर्तित कम होगा, वो अवशोषण ज़्यादा हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली व प्लेन सतह पर गिरती है, आपतित होती है, तो वह आपतन के बराबर कोण बनाते हुए वापस लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह जितनी अधिक चमकीली होती है, जितनी अधिक प्लेन होती है, उतनी ही ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली पर। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली या प्लेन सतह पर गिरती है तो वह आपतित होती है, तो वह आपतन के बराबर कोण बनाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम अंकित करें कि ये जो किरण जो आपतित हो रही थी, प्रकाश की ये जो किरण जो आपतित हो रही थी, इस बिंदु पर आपतित हुई है, इस किरण को, प्रकाश की आपतित होने वाली जो किरण है, इस किरण को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे या आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण।
ठीक है, आपतित किरण, और अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। और जहां पर ये आपतित हो रही है, चमकीली और जो सतह है, ये चमकीली सतह है, इस चमकीली सतह पर जहां पर ये आपतित हो रही है, गिर रही है, जिस बिंदु पर ये गिर रही है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। ठीक है, और आपतन बिंदु के बाद में जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो परावर्तित किरण निकल के आ रही है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद में जो किरण निकल रही है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अंग्रेजी को में हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण हो गई, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित किरण हो गई। अब हम बात करेंगे नॉर्मल की या अभिलंब की। अभिलंब क्या होता है? ये जो आपतन बिंदु है, इसके ऊपर बना हुआ 90 डिग्री का एक कोण होता है अभिलंब। आपतन बिंदु के लंबवत यानी 90 डिग्री पर खींचा गया एक रेखा होती है, 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है अभिलंब या इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब बात आती है आपतन कोण की। आपतन कोण का मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, यानी ये वाली, ये किरण अविलंब से जो कोण बनाती है, कोण को हम थीटा से लगाते हैं, जो भी कोण थीटा बोलते हैं इसको, थीटा। आपतित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इसी तरह से ये जो परावर्तित किरण है, ये जो अविलंब से कोण बनाती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण है, परावर्तित कोण एक ही बात है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां हम आपको एक बात बता दें कि जो आपतन कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और जो परावर्तन कोण होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावली पर। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर। प्रकाश के दो नियम है परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, जो कि इस चित्र में नजर आ रही है, ये वाली इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी ये वाली इस चित्र में जो नजर आ रही है, रिफ्लेक्टेड, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु, इस पर ये गिर रही थी, और इस पर अभिलंब, ये जो लाल कलर का आपको नजर आ रहा है, ये अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु, एक ही तल पर होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। देखिए, ये कोई प्लेन मिरर है, प्लेन कहाँ से? दर्पण। इस दर्पण पे मौजूद है तीनों चीजें। यही हमारा पहला नियम है। क्या नियम है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर मौजूद होते हैं। ठीक। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हमें कहता है, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, कि आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा हुआ?
अभिलंब और इसके बीच का ये जो कोण है, आपतन आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण है ये, और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला, ये दोनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। इसका अगर ये थीटा और ये भी थीटा, ठीक है, आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो परावर्तन के दोनों नियम समझ में आ गए। परावर्तन के दोनों नियमों में से पहला नियम तो ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और अपवर्त और परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं, एक बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों नियम याद रहेंगे। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे समतल दर्पण के ऊपर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर। मिरर यानी दर्पण और प्लेन यानी समतल। समतल दर्पण पर समतल दर्पण बनता कैसे है? दरअसल होता क्या है कि कांच की एक पट्टी होती है, प्लेन कांच की एक पट्टी लेते हैं और उसकी किसी भी एक सतह पर, उसकी दो सतह होती हैं आगे और पीछे, उनमें से किसी एक सतह पर हम क्या करते हैं, सिल्वर का या एल्युमिनियम का, सिल्वर यानी Ag का, एल्युमिनियम यानी Al का, इनमें से किसी की भी कोटिंग कर देते हैं, पतली परत चढ़ा देते हैं। और इस कोटिंग को, ये कोटिंग खराब ना हो जाए इसलिए इस कोटिंग के ऊपर हम लाल रंग का एक पेंट लगा देते हैं। और इस प्रकार जो सतह हमें प्राप्त होती है, जो एक तरफ से चमकीली सतह प्राप्त होती है एक तरफ से, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, आपने समतल दर्पण देखे होंगे घरों में लगे हुए कई जगह, और आपने ये भी देखा होगा कि उसके पीछे लाल लाल कलर का एक पेंट लगा हुआ होता है। और अगर उस पेंट को कभी आप उतारेंगे, देखेंगे उतार करके, तो उसके बाद में एक पतली सी परत, चमकीली परत निकल के आती है सिल्वर या एल्युमिनियम की। ठीक है, समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है भाई? हमने कहा था कि कोई भी समतल सतह हो, चिकनी सतह हो और चमकदार हो, उससे परावर्तन अच्छा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी सतह बनाने के लिए हमने क्या किया, कांच की एक पट्टी ली और कांच की पट्टी को, प्लेन तो वो पहले से ही है, उस पट्टी को चमकीली बनाने के लिए हमने उस पर सिल्वर या एल्युमिनियम की कोटिंग कर दी, और उस कोटिंग को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके ऊपर हमने एक और लाल पेंट लगा दिया। तो इस प्रकार जो हमें कांच की पट्टी प्राप्त हुई, उसमें एक तरफ तो वो अपारदर्शी हो गई और दूसरी तरफ वो चमकीली है, जिसके अंदर हम अपना चेहरा देख सकते हैं, कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। समतल दर्पण इस प्रकार, इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है समतल दर्पण का। देखिए, ये चित्र हमें दिया गया है, इस चित्र के अंदर क्या है, ये जो है ये कोई समतल दर्पण है। ठीक है, और पीछे जो हमने ये बना रखे हैं, ये इसको डिनोट करते हैं कि ये इसकी अपारदर्शी परत है, इस पे लाल रंग का पेंट हो रहा है, कोटिंग हो रही है। ठीक है, और ये इसके सामने वाली जो परत है, ये वाली, इसमें मैं एरो बना रहा हूँ, ये वाली, ये परत चमकीली परत। ठीक, तो जब भी हम समतल दर्पण की चमकीली सतह के सामने, चमकीली सतह के इसके सामने कोई बिंब रखते हैं, बिंब यानी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, बिंब यानी ऑब्जेक्ट या वस्तु, कोई भी वस्तु रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस चित्र के अंदर एक मोमबत्ती रखी हुई। ठीक है, तो जो भी बिंब हमने रखा, वो बिंब जो है या तो प्रदीप्त होगा या अप्रदीप्त होगा, या तो उसमें स्वयं की लाइट होगी या उसमें स्वयं की लाइट नहीं होगी। ठीक है, अगर उसमें स्वयं की लाइट है तो उससे सीधी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, और अगर उसमें स्वयं की लाइट नहीं है तो
वो जिस किसी लाइट जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट से कोई भी बिंब है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। ये समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही। तो आपतन के बाद में क्या होता है, वो जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इससे प्रकाश किरण जो भी गई, जो आपतित हुई, वो रिवर्स होकर के हमारी आंखों तक चलेगी। तो हमारी आंखों को क्या लगता है, जब हम दोनों किरणों को बढ़ाते हैं तो पीछे ऐसा लगता है कि जो वस्तु है वो कांच के दूसरी तरफ इस तरह से मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हमें वस्तु कांच के पीछे नजर आती है, पीछे, जबकि वास्तव में पीछे कुछ भी नहीं होता। इसलिए उसको हम कहते हैं कि समतल दर्पण का जो बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होती है, वो आभासी होती है। आभासी यानी वर्चुअल होती है। ठीक है, समझ में आई बात? होता क्या है कि जब भी किसी बिंब से, जब भी किसी वस्तु से प्रकाश की किरण समतल दर्पण की चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के परावर्तित हो जाती है। और जब ये परावर्तित किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो वस्तु नजर आती है इस तरह से जैसे कि वो कांच की दूसरी तरफ, समतल दर्पण की दूसरी तरफ। क्योंकि इन दोनों किरणों को हम अगर मिलाएंगे, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये आपतित किरण हो गई, और ये जब रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित किरण हुई, और इन किरणों को जब आपस में मिलाते हैं तो देखिए यहाँ से ऐसा लगता है कि ये जब जहाँ पर मिल रही है ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर। तो हमें ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो कांच की दूसरी तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब इस प्रतिबिंब की, इस इमेज की खासियत क्या क्या होती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की खासियत, पहली खासियत क्या होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी होती है। आभासी यानी वर्चुअल, आभासी यानी वर्चुअल। प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, असली नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता, वो आभासी होता है, क्योंकि वो कांच के दूसरी ओर हमें दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, कांच के दूसरी ओर दिखाई दे रहा है ना, किरणों को असली में मिल नहीं रही, प्रकाश किरणें मिलती प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ। सबसे पहली खासियत है उसकी, प्रतिबिंब आभासी होता है यानी वर्चुअल। दूसरी बात होती है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। प्रतिबिंब की पोजीशन जो होती है वो सीधी होती है। देखिए यहाँ पर सीधी मोमबत्ती बनी, जैसे कि हमारे वास्तव में वस्तु थी। तो दूसरी बात है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तीसरी बात, प्रतिबिंब की जो साइज होती है वो बिंब के बराबर होती है, ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। जो भी साइज हमारे ऑब्जेक्ट की थी, सेम उसी साइज का हमें प्रतिबिंब या इमेज प्राप्त होता है। यानी बिंब की और प्रतिबिंब की दोनों की साइज जो होती हैं वो बराबर होती है। चौथी जो खास बात है वो है कि प्रतिबिंब की जो दूरी होती है बिंब की दूरी के बराबर होती है। मतलब ये प्रतिबिंब, ये जो वस्तु रखी हुई है, बिंब जो रखा हुआ है, ये जितनी भी दूरी पे रखा हुआ है इस कांच से, मान लीजिए 2 मीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी कांच के इधर जो बनेगा वो 2 मीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, पांचवी एक खास बात है कि प्रतिबिंब जो होता है, इमेज जो होती है, वो पार्श्व परिवर्तित होती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है। पार्श्व परिवर्तित या लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि यदि हम किसी कांच के सामने खड़े हो जाएं, किसी आईने के सामने खड़े हो जाएं, और अगर हम राइट हैंड उठाएं उसके सामने, तो कांच में हमें ऐसा लगेगा कि कांच की जो जो इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्व
परिवर्तित, लिटरली इन्वर्टेड। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। और पार्श्व परिवर्तित होने के कारण, लिटरली इन्वर्टेड होने के कारण, इसका भी हम लोग एक उपयोग करते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी एम्बुलेंस देखी? एम्बुलेंस पे हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, इस तरह से AMB इस तरह से लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, कोई आगे मान लो आप गाड़ी चल रही है, एम्बुलेंस गाड़ी चल रही है और उसको इमरजेंसी होती है एम्बुलेंस को, तो ये जब चलती है और उसके आगे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो इसको अपने दर्पण में, जो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, या तो वो प्लेन मिरर हो सकता है या वो कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण हो सकता है, उसके अंदर जब इसको देखते हैं तो क्योंकि ये पार्श्व परावर्तित इमेज बनाता है, यानी उल्टी इमेज बनाता है, तो जो एम्बुलेंस के ऊपर उल्टे अक्षर लिखे हुए हैं वो उसको कांच के अंदर सीधे नजर आते हैं और वो समझ आता है कि एम्बुलेंस आ रही है और वो उसको साइड दे देते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब हैं, जो इमेजें हैं, उनके 5 महत्वपूर्ण गुण हमने बताए, 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने बताई। पहली विशेषता तो ये होती है कि जो प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी होते हैं, वर्चुअल होते हैं, उनकी प्रकृति आभासी या वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात हमने बताया कि प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। तीसरी बात बताया कि प्रतिबिंब जो होता है बिंब के बराबर होता है, उसकी साइज होती है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, बिंब के बराबर होती है। चौथी बात हमने बताई कि प्रतिबिंब जो बनता है वो उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर कि बिंब होता है। ठीक है, और पांचवी बात हमने बताई कि प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व परिवर्तित होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। यानी अगर हम किसी दर्पण के अंदर अपना चित्र देख रहे हैं और हम अपना दाहिना हाथ निकालते हैं, राइट हैंड हम ऊपर करते हैं, तो हमें उसके अंदर लेफ्ट हैंड ऊपर करता हुआ वो नजर आता है चित्र। ठीक है, आइए समझ करके देखिएगा इसको आप। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंबों में अंतर पर, कि जो वास्तविक होते हैं, जो रियल प्रतिबिंब होते हैं और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, रियल में और वर्चुअल में क्या अंतर होता है। देखिए, इसमें 2 अंतर पाए जाते हैं। पहला जो अंतर की अगर हम बात करें तो वास्तविक जो चित्र होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे प्रकाश की जो किरण होती है, जैसे हमारा पिक्चर हॉल के अंदर जो फिल्म देखते हैं, तो मान लीजिए ये फिल्म, ये पर्दा है, उसके ऊपर एक फिल्म देख रहे हैं हम लोग, तो उस पर जो किरणें हैं, उससे जो किरणें आ रही हैं पर्दे से, वो सीधी कहाँ से आ रही हैं? हमारी आंखों से, आंखों में हम देख रहे हैं यहाँ पर किरणें वास्तव में पर्दे से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? वास्तव में पर्दे से आ रही हैं। तो रियल जो चित्र होते हैं, जो वास्तविक जो चित्र होते हैं, उसमें प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो इमेज पर जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब पर वास्तव में मिलती हैं। जबकि अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, आभासी इमेज की बात करें, जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, ये जो मोमबत्ती है, यहाँ से प्रकाश की किरणें नहीं आ रही, प्रकाश की किरणें आ रही हैं हमारी वास्तविक जो मोमबत्ती रखी हुई है, असली मोमबत्ती तो यहाँ रखी हुई है और इससे प्रकाश किरणें यूँ आ रही हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही हैं। जबकि हमें देखने में कैसा लग रहा है कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं? इस जो प्रतिबिंब इमेज जो बना है उससे आ रही है। यानी अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो आभासी प्रतिबिंब में तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो इमेज पर यानी प्रतिबिंब पर वास्तव में नहीं मिलती, तो इसमें वास्तव में इमेज पर नहीं मिल रही है। जबकि वास्तविक जो चित्र होते हैं, वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं, उनके अंदर ये इमेज पर मिलती है, वास्तव में मिलती है। ठीक है, एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये है कि वास्तविक जो चित्र होते हैं उनको पर्दे पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जबकि आभासी जो होते हैं, वर्चुअल जो इमेजेस होती हैं, उनको पर्दे पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। जो बात समझ में आ गई वास्तविक और आभासी के अंदर? पहला अंतर तो यही है कि वास्तविक चित्रों में
क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंबों में हमें प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब से वास्तव में आती है, वास्तव में आती है। जबकि आभासी वर्चुअल में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि चित्र से किरणें आ रही है, लेकिन चित्र से किरणें नहीं आती, वो रिफ्लेक्टेड किरणें होती है। ठीक,